मैं कई बार जेल जाके आया हूँ, जी। एक बार नहीं। और हम लोगों को तो जैसे हॉस्टल में जाते थे ऐसे हम जेल में जाते थे। हमारे को जेल नहीं लगी कभी। स्टूडेंट होने की वजह से हमारे सारे गुनाह माफ होते। कांग्रेस कभी भी इस देश की हितैषी नहीं है। कांग्रेस इस देश को अपनी जागीर समझती है, अपनी बपोती समझ माननी है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भ्रष्टाचार के अंदर पूरा परिवार लिपटा हुआ है, पूरा परिवार जमानत के ऊपर है, ये बाहर बैठे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि इनको अंदर डालना चाहिए। इनकी गलियों में कोई घुस नहीं सकता। ये यहाँ के सारे फर्जी वोट बांग्लादेशियों को इन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये बाहर ही क्यों बैठे? इन महाशय को तो जेल की शोभा बढ़ानी चाहिए। किनको? डोटासरा जी को। किस तरह से ये लोग सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सनातन के ऊपर ये बोल रहे हैं, भगवान के ऊपर इन्होंने शाही छिड़की। महेश जोशी जी के बाद में इनकी तो पूरी श्रृंखला ही है। उनको घाट गेट तिहाड़ जेल में। नेताओं के रिश्तेदारों की लिस्ट निकालो। राजस्थान के अधिकांश पहाड़ इन्होंने तोड़े, सारी लीज इनकी, सारे क्रेशर इनके। उनको रेड लाइट एरिया बना दिया, उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं। प्रशासन तो इनकी कठपुतली है। गहलोत साहब का बेटा कैसे बन गया आरसीए का अध्यक्ष? रामेश्वर डूडी बेचा पड़े, वो कोमा में चले गए। उन लोगों के पास चुनाव में वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, और चुनाव जीत के मंत्री बनने के बाद में वो तो राजा महाराजा बन गए पैसे के बल के ऊपर। ये अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, गरीबों के बच्चों के ऊपर खड़ा करके उनको भाषण की प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं देखता हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में किसी न किसी खास शख्सियत को लेकर आती हूं और आपसे मिलवाती हूं। आज भी मेरे खास कार्यक्रम पॉडकास्ट विद दिव्या शेखावत में मेरे साथ खास शख्सियत हैं, खास मेहमान हैं। उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे तो उनके जीवन के बारे में, निजी जीवन के बारे में आप लोग जो है गूगल करके पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, उन्हें जानते भी होंगे। लेकिन आज मेरे साथ बैठे हैं तो थोड़े से तीखे से सवाल होंगे, तीखी सी बातें होंगी और लास्ट में जो है इन बातों को मीठा भी कर लेंगे। तो आज मेरे साथ खास कार्यक्रम में रणवीर सिंह जी हैं और बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल, कैसे हैं आप? फाइन। बिल्कुल फाइन है सर। शुरू करते हैं कि मैंने सुना है कि बीजेपी की तरफ वापस से आप जा रहे हैं, या मैंने सुना है कि बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या ये बातें सच है कि बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी की ओर जा रहे हैं? नहीं, लंबे समय के बाद क्या, मैंने मेरे जीवन की पहली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके बनाने वाले जनक रामविलास पासवान थे जी। वो इस दुनिया में रहे ही नहीं। जब तक वो रहे तब तक मैं उनके साथ में रहा, और उनके बाद जाने के बाद मैं 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी में आया। गुड़ा साहब, ऐसा भी तो हो सकता था कि पासवान साहब चले गए तो उनकी पार्टी को जो है आप लोग आगे ले जा सकते थे, राजस्थान में जो है इस पार्टी का नाम कर सकते थे। क्यों बीजेपी, क्यों कांग्रेस? मेरा कमिटमेंट उनके साथ में था। राजस्थान में दो ही पार्टियां थी जहां तक मैं समझता हूँ। एक ही पार्टी है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, जो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही देख रहा हूँ। उनके संगठन और उनके सभी तरह जो भी अग्रिम संगठन है वो सब गंभीर थे, सीरियस नेचर के थे। इसलिए मैंने ये देख के, सोच के, समझ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मतलब बहुत गहन सोच विचार किए। जी। चलिए, इस आगे बात करेंगे पार्टी के बारे में। तो मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि पारिक कॉलेज में भी आप निर्विरोध जो है प्रेसिडेंट बने। अगर मैं ठीक हूँ तो ये 1998 की बात है। नो, आप ठीक नहीं है। हाँ। ये 90 की बात है। 90 की बात है, मतलब 98 से बड़ी तो 8-9 साल पहले की। मैंने 10 साल तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया जी। मैंने कॉलेज मतलब 1990 की बातें हैं जी। मैंने ये सुना है कि उस समय आप बड़े एग्रेसिव हुआ करते थे, क्योंकि हम तो राजपूत खून है, तो एक उस समय बड़े एग्रेसिव हुआ करते थे। और आपने ऐसा भी कह दिया था कि भैया मैं किसी को नॉमिनेशन जो है भरने नहीं दूंगा, और अगर कोई नॉमिनेशन भरने जाएगा तो पहले जो है रणवीर सिंह गुड़ा से उसे दो हाथ करने पड़ेंगे। नहीं, उस उम्र में सभी अग्रेसिव होते हैं। कॉलेज लाइफ में सभी, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो गैर राजपूत हो। और मैं सर्वसम्मति से कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था। पूरी कॉलेज के सभी स्टूडेंट मेरे साथ में थे, इसीलिए मैं प्रेसिडेंट। तो ये मैंने गलत सुना, मतलब कि आपको गुस्सा आता था या एग्रेसिव नेचर के थे, या क्योंकि देखिए अमूमन जो राजपूती जो बॉयज होते हैं वो बना लोग होते हैं, बनागिरी में रहते, तो ऐसा मतलब जो मैंने सुना वो बिल्कुल गलत है। हम हॉस्टल लाइफ जीते थे। हॉस्टल के अंदर जब सभी तरह के लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
कैसी थी हॉस्टल लाइफ सर? हॉस्टल लाइफ बहुत मस्त थी। सबके लिए सारे दरवाजे खुले थे, पढ़ने वालों के लिए, खेलने वालों के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए। उस वक्त सब हॉस्टल को कोऑपरेशन भी था, मिलजुल करके रहते थे। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स हॉस्टलों से ही चला करती थी ज़्यादातर। ये उस समय की बात, जी 90s के दौर जी की। जी पारिक कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का सफर, जी। वहाँ प्रेसिडेंट बने। मैं 98 दिसंबर यानी 98 में आप जी। प्रेसिडेंट बने। आपके सामने कौन थे जो चुनाव लड़ रहे थे? मेरे गेस्ट में थे राजकुमार शर्मा। उस समय और कौन दमदार नेता हुआ करते थे जिनको आप टक्कर दे रहे थे? मुझे लगता ही नहीं था कि हमारे सामने कोई दमदार हमें कोई दिखता ही नहीं देखिए मुझे लग भी रहा था आप ऐसे कहेंगे। था। हम लोगों को नहीं लगते थे। अच्छा, आपको नहीं लगते थे, पर कौन थे ऐसे जो आज वो बड़े लीडर हो सकते हैं? नहीं, बड़े लीडर की बात नहीं। जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने मेरे से पहले, जितने भी बने, उन सब से पहले एमएलए में बना था। अच्छा। मेरे जो सीनियर थे उन सब का एक तरह से जो सब लोगों ने जब मेरे को देखा कि 3 में मैं एमएलए बन गया था, उसके बाद में ही 90 से लेकर के 98 तक जितने भी प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के बने थे, उसके बाद 3-4 प्रेसिडेंट बने, वो सभी एमएलए बने थे। अच्छा, एक बात बताइए सर, कभी जब आप कॉलेज लाइफ में थे, प्रेसिडेंट आप बने, उस समय कभी केस फेस हुए, पुलिस के कोई लफड़े वफड़े हुए उस समय? क्योंकि मैंने सुना है, वो क्वेश्चन मैं बाद में करूंगी, लेकिन कॉलेज टाइम की मैं पूछ रही हूँ कि कॉलेज टाइम में कभी पुलिस के साथ हुई हो, मुठभेड़ हुई हो थोड़ी सी? देखो उस वक्त क्या होता था, केस कोई ऐसे केस नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट्स आपस के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, तो हम लोग हमेशा हॉस्टल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट में जब भी किसी स्टूडेंट्स की कोई बात होती तो ये आम बात थी। तो वो केस मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी बंद करा दिया किसी बात को लेकर के, छोटी सी बात के ऊपर। अगर यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दिया बच्चों की तो यूनिवर्सिटी बंद कर दिया। अगर किसी लड़की के साथ में, एक लड़की पे तेजाब डाल दिया था, हमने जयपुर बंद करके बैठ गए थे। एक लड़की के साथ में रेप हुआ तो हमने जयपुर को, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। उनमें बहुत मुकदमे हमारे ऊपर हुए थे। तो ऐसे केस थे हमारे ऊपर, ऐसे कोई नहीं थे कि हम लोग अपराध करने के लिए अपराध नहीं किया कभी भी। अच्छा, एक बात बताइए गुड़ा साहब, एक वो दौर था 90s का जब आप लोगों का टाइम चल रहा था। आज एक दौर आप देख रहे हैं 2026, 25, 26 चल रही है, जब यूथ जो एग्रेसिव होता है लेकिन कहीं ना कहीं डर कर पीछे हो जाता है। तो किस दौर को ज्यादा आप इफेक्टिव मानते हो कि वो समय ज्यादा अच्छा था? आज का यूथ हर बात में मीनिंग देखता है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या नुकसान हो गया, मैंने क्या खो दिया, मुझे क्या मिलेगा, इसके ऊपर जो इनके व्यूज में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग एक संगठन के लिए, एक टीम के लिए काम करते हैं। हम लोग जो है ऐसे नहीं कि मैं खुद को चमकाने के लिए। मैं आपको बताऊँ, बहुत एम्बिशियस कभी नहीं रहा। सब टीम ने मिलकर के मुझे आगे किया और मैं उसके बाद में मुझे लगा कि यार ये सब लोग मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस करते हैं, तो मैं न चाह करके भी मुझे बहुत सारे रोल करने पड़े। ये बात सच है कि मैंने बोलता था कि यार मैं तुम्हारा बैनर हूँ, मैं तुम्हारा झंडा हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे कल को। तो मैंने मोटिवेशन मेरी टीम में रखता था हमेशा से। तो कभी ऐसा रणवीर सिंह हुड्डा के साथ हुआ कि लोगों ने जो है पीछे खींचने की कोशिश की हो, या आपके ही जो साथ बैठते हो, आपके ही दोस्त हो, वो ही कभी अलग संगठन बना लिए हो, या आपको कभी ऐसी जगह फंसा दिया हो कि भाई इसको तो जो है रास्ते से हटाना हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे दोस्त हमेशा मुझसे अच्छे थे। अच्छा। मैं बहुत तकदीर वाला रहा। मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, मुझे बहुत सपोर्ट मिला चारों तरफ से। ऐसे सपोर्टिव दोस्त रहे हैं। हाँ। हमें तो कभी नहीं मिले ऐसे दोस्त, कहाँ मिलते। एक बात बताइए गुड़ा साहब कि मैंने सुना है कि आप पे 50 से ज़्यादा केस लगे थे, और एक समय ऐसा आ गया था कि दिनेश एमएन को खड़ा करना पड़ा था। क्या ये बात सच है? देखो ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी एसपी हमारे लिए पर्टिकुलर खड़े नहीं हुए थे। एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंदर स्टूडेंट पावर थी। उस पावर का इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया था कि वो पावर लीडरशिप को चैलेंज करने लग गई थी। तो उस पावर को रोकने के लिए सीधी वो सरकार को, अपने प्रशासन को बीच में लाना होता था। तो उस वक्त जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था तो बहुत राइट्स होते थे, आपको बताऊं, है ना। पूरे गवर्नमेंट की लड़ाई, पूरे विपक्ष की लड़ाई स्टूडेंट लड़ता था। आज स्टूडेंट नहीं लड़ता है। आज विपक्ष के कुछ लोग 4 स्टेटमेंट देते हैं, मैं समझता हूँ। तो वो सब हम लोग
आपको बताओ रिजल्ट आउट करवाने के लिए उस वक्त हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे स्टूडेंट ने आत्मदाह किए, उसमें हमने लड़े खूब, हमारे लड़कों के भी चोटें आई, पुलिस के भी चोटें आती थी, और वो उसको हम एक हक की तरह लड़ते थे। हम ऐसे नहीं पीछे नहीं हटते थे। उस वक्त के स्टूडेंट यूनाइट होते थे, उस वक्त के स्टूडेंट। आज वैसा नहीं है। कुछ चर्चित ऐसे चीज, कोई बात याद है कि उस बहुत उस सारी दौर बात में है, मैं हुई उन हो? सारी चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हमने तो नहीं सुनी वो बातें। नहीं, मेरा कहने का कोई ये ऐसी बात जो कभी किसी को नहीं बताई हो आपने, चलिए बताई हुई मत बताई, कोई ऐसी बात रही हो कि जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की हो और ऐसा लगता है कि हाँ ये कभी शेयर करनी चाहिए उस समय के बाद? देखो, मेरा कहने का है कि स्टूडेंट पावर के बारे में जयपुर में तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं बोलूँ कि उस वक्त स्टूडेंट का, इलेक्शन का, स्टूडेंट पावर का, स्टूडेंट लीडर का क्रेज था। क्रेज हुआ आज क्रिकेट का क्रेज हो गया। उस वक्त स्टूडेंट के जो इलेक्शंस होते थे उसको लोग देखने आते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। हाँ, चेंज हुआ है। अब एक्चुअली में क्या, बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई। जो राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, यानी 80% राजस्थान को रिप्रेजेंट करता था, आज उसी के एफिलिएशन निकल करके, उसी के प्रोफेसर निकल करके कॉलेज बना लिए, यूनिवर्सिटी बना लिए। तो उन यूनिवर्सिटी का कैंपस ज़्यादा सुंदर हो गया बनिस्बत हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के। आपको पता है कई सालों से भी तो चुनाव भी नहीं हो रहे। काफ़ी लोग जो है इस वेट में है कि कभी हमें हमारे जो है विश्वविद्यालय में चुनाव हो, हमें एक मौका मिले, हम भी जो है विधानसभा देखें अंदर से कैसी होती है, एमएलए की जो है अगर हमें मिल जाती है सौगात तो इस बागडोर को संभाले। कैसे देखते हैं इस तरह की चीज़ सोच वाले लोग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ये कि स्टूडेंट सोचे हमारे भी चुनाव, हम भी ऐसे करें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए लड़ना पड़ता। हमने चुनाव करवाने के लिए भी लड़ना पड़ा। जब चुनाव उस वक्त भी बंद किए थे तो हम यूनिवर्सिटी बंद करके बैठ गए थे, यूनिवर्सिटी खुलने नहीं दिए थे, यूनिवर्सिटी खोलना पड़ा, चुनाव करवाना पड़ा। तो ये सब के लिए है ना, हम लोगों को विशेष करके स्टूडेंट को, यूथ को एक प्रेशर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, नहीं करता है। वो दौर कभी आएगा गुड़ा साहब? नहीं, क्यों नहीं आ सकता। आज ज़्यादा हमारे पास बड़ी दिक्कत ये थी कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। आकाश हमारे पास सोशल मीडिया उस वक्त होता, उस वक्त मैंने कहा ना, स्टूडेंट पूरे दुनिया को बदलता है, पूरी दुनिया में चेंज लाता है। तो आज तो ज़्यादा है। आज आपकी बात सब जगह जाएगी अगर हम सही बात करते हैं। उस बात को रोकने वाला नहीं है बिल्कुल। लेकिन पहले तो सही बात को रोक दिया जा सकता था। पहले तो कुछ एक लोगों का एकाधिकार था, कुछ एक न्यूज़पेपर थे, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही सीमित था, हाँ। अच्छा जी, बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं, सीमित था, लेकिन आज तो सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए। इवन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, जमाना बढ़ रहा है इसमें। एक सवाल पूछूंगी सर यहाँ पर। मैंने सुना है कि एक बार ही आप जेल भी जाके आए थे, 11 महीने जो है आप रहकर आए हैं अंदर। क्या am I राइट? अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो ये ऐसा मैंने सुना है। एक बार नहीं, मैं कई बार जेल जाके आया हूँ जी। एक बार नहीं। और हम लोगों को तो जैसे हॉस्टल में जाते थे ऐसे हम जेल में जाते थे। हमारे को जेल नहीं लगी कभी। काश हमको जेल लगती तो हम दोबारा नहीं जाते। लेकिन वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर भी कोऑपरेशन मिलता था, वहाँ पर भी हम पॉलिटिक्स करते थे, हमारा ग्रुप बनाते थे। तो जेल जैसा कुछ लगा नहीं। तो हम स्टूडेंट्स के लिए, आंदोलन के लिए जाते थे, गए थे। गांव से निकले, शहर आए, तो ये जो राजनीति है ये वहीं से स्टार्ट हुई, गांव से, या फिर शहर में आके लोगों को देखा? देखो, गांव में भी हम लोगों को क्या है, एक्चुअल में हमारे जो गुढ़ागोड़ जी के नीचे लगभग पूरा जिला हमारा, पूरा शेखावाटी के ज़्यादातर गांव गुढ़ागोड़ जी से निकले, हमारे गांव से निकले। आप देखते हैं बहुत सारे लोग गुढ़ा लगा लेते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, तो एक्चुअल में वहीं से उन सबका ओरिजिन गुढ़ा है। अच्छा। हाँ, मतलब झुंझुनू जिले के जहाँ पर विवेकानंद जी ने गए, और जहाँ पर खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी थे, हमारे साधु छात्रावास जिनके नाम से, वो सब हमारे जो फोर फादर की संतानें थी वो सारी। तो वो सब लोग, चाहे वो अलसी सर, मलसी सर, नवल सिंह जी, मंडावा, जितने भी 5 पाने, जितने भी सारे लोग जो हैं, तो हमारा इधर, और हमारे आपको बताऊं कि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हमारे 5 पीढ़ियों ने तो अफगानिस्तान पे राज किया है, जिसके ऊपर रूस नहीं कर पाया, जिस पे अमेरिका नहीं कर पाया। हमारा इतिहास ठीक से लोगों के सामने रखा नहीं गया। ये बात जी। तो कितना ज़रूरी है सर इतिहास को जानना भी? अभी कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है आपके शेखावाटी क्षेत्र में, अगर आपने सुनी हो, राव शेखा जी को लेकर। देखो, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए आप बड़े से बड़े किसी महापुरुष का विरोध करो, ये फैशन बन गया है। ये होना नहीं चाहिए। वो सबके थे, उन्होंने सबको रखा।
हमारे ही बसाए हुए हैं वहाँ सभी लोग, जितने भी लोग हैं। ये एक्सेप्ट कर नहीं रहे ना सर वहाँ के लोग नहीं। कि कौन राव शेखा जी। देखो बोलने में क्या जाता है, ऐसे तो लोग भगवान के लिए बोल देते हैं, उनका क्या कर लेंगे, लेकिन हमको इन सब चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। कैसे लगाया जा सकता है सर? देखो लगाने के लिए तो हमको जो है ना, सबको, समाज को, लोगों को समझाना पड़ेगा, कन्विंस, ऐसी एंटी सोशल एलिमेंट्स हर एक समाज में होते हैं, उनको बाइकआउट करना पड़ेगा। कितने लोगों को बॉयकॉट कर देंगे? बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत ही कम लोग। वो कोई नेगेटिव नाम लेकर के किसी का के बारे में कुछ भी बोल करके वो हाईलाइट होना चाहते हैं, लेकिन उनका समाज भी उनका समर्थन नहीं करता है, नहीं किया। तो ऐसा कोई बोलने के लिए, यहाँ पर ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इसका लोग नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। सर एक सवाल जानना चाहूँगी, अभी मैं जिक्र कर रही थी गांव से निकले आपके भाई हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी राजनीति में ही हैं और आप भी राजनीति में ही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों भाइयों में जो है बनती है दोनों भाइयों में? क्योंकि ज़्यादा मुझे सुनाई दिया है कि हमारी पार्टियाँ अलग है, हाँ। हमारे विचार अलग है, और घर तो सर एक ही है। नहीं, हमारे घर भी अलग है। अब सब लोगों के जहाँ से पैदा हुए, हाँ, घर एक ही मैंने है। कहा ना, एक टाइम होता है सबका, एक टीन एज होती है वहाँ तक, लेकिन मेरा तो उस वक्त हमेशा से, मैं आपको बताऊँ ना कि एक एकता, वैचारिक एकता होती है। अगर विचार आपके मिलते हैं आप उनके साथ बैठ सकते हैं, जिनसे विचार नहीं मिलते हैं उनके साथ आप नहीं बैठ सकते। तो मेरे उनसे विचार नहीं मिलते हैं। जब आप राजनीति की ओर बढ़ रहे थे तो कभी राजेंद्र जी से, अच्छा मतलब पहले से ही आप लोगों के विचार नहीं मिल रहे थे या बाद में कभी जाके बिगड़ी ये चीजें? मेरे परिवार में क्या होता था कि मेरे अलावा सारे ही मेरे भाई हैं, वो सब बिजनेस करते थे, वो सब काम करते थे, हमारी फार्मिंग थी और भी काम थे हमारे, वो सब करते थे। पॉलिटिक्स हमारे गांव में मेरे बड़े भाई साहब सरपंच, बड़े बड़े वो सरपंच बनते थे। उनके अलावा मैं यहाँ पर आया था जयपुर, तो मैं पढ़ने के लिए, मैं एक अधिकारी बनने के लिए आया था, और उसके बाद में मुझे लगा कि कॉलेज में, हॉस्टल में, राजपूत हॉस्टल में रहते रहते मेरे मुकदमे हमारे सबके लग गए। एक करता सबका नाम आता था, ऐसे गांव में किसी एक का नाम आता था, उसमें हमारा भी नाम आता था। हम लोग नहीं, फलाने का बेटा है उसने किया होगा। मैंने कहा कि सीरियल वाइज नंबर आते थे हमारे वहाँ की। पॉलिटिक्स जो है, वहाँ के जो लोग दूसरे सरपंच या जो एमएलए थे, वो उनके बीच में हम लोग अपनी बात रखते थे, तो वो फिर वो बोलते थे कि भाई इतने सारे भाई, हम वी आर 11 ब्रदर, तो अच्छा। मैं बीच में, मेरे से 5 छोटे, 5 बड़े, 11 भाई हैं। जी 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 जी। अच्छा। तो वो क्या, सबका नाम आता था। अच्छा। तो सबका नाम आता था, तो फिर हम लोग 1 by 1, हाँ हाँ हाँ, तो फेस करते थे उन चीज़ों को। फिर हमने देखा क्यों ना हम इनको जो रोकने के लिए, हाँ। कहीं भी रोकने के लिए, फिर हम लोग पॉलिटिक्स में आए वहाँ पर। तो सरपंच बनने, उसके बाद में मैं एमएलए बना। एमएलए बनने के बाद फिर मेरे जो बड़े भाई हैं ये, इनकी इच्छा थी, मैंने कहा ये बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इच्छा उनको कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप का जब प्लान था कि भाई मुझे भी अब एमएलए की तैयारी करना है, एमएलए बनना, तो कभी ऐसे जिक्र हुआ बैठ के या ऐसे आपस में बोला हो भाई देखो मुझे भी जो है राजनीति में जाना है, या मेरा भी ऐसा मन है कि मुझे भी एमएलए बनना है, कुछ नवाचार करना है, ऐसा कभी डिस्कशन हुआ? जब मैं जयपुर से गया यहाँ से, तो जयपुर में तो हम लोगों के साथ में बहुत सारी स्टूडेंट पावर थी, तो जयपुर में हमारी पावर, उस टाइम पावरफुल तो हो चुके थे आप? मैं बताऊं क्या था, स्टूडेंट होने की वजह से हमारे सारे गुनाह माफ होते थे। स्टूडेंट लीडर को सब लोग कोऑपरेट करते थे। हमारे को पुलिस लेके जाती तो जज हमारे को छोड़ते थे, पुलिस भी हमको सपोर्ट करती थी, हमारे को सब लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर यहाँ से मैं जब गया, गांव गया, मैंने उनको कहा कि इस बार हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे एमएलए का, तो मेरी मजाक बनाई मेरी, और सब लोग हंसे भी, बोले इसके इतने सारे तो वारंट है, पुलिस को पता पड़ेगा तो पकड़ के ले जाएगी, क्या एमएलए बनेगा, ऐसा क्या? हाँ, तो ये सब लोगों ने, क्योंकि सरपंच तो बनते थे, हाँ। बाकी बिजनेस करते थे वो, जो भी आपको उस वक्त गांव लेवल पे क्या बिजनेस होते थे, हाँ। तो ऐसे करके, लेकिन मैं ये मानने के लिए ना, मैं सोचता था कि जो एमएलए है ना, हाँ। मेरे को गहलोत साहब उस वक्त, मैं आपको बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तब मीनाक्षी चंद्रावत थी एनएसयूआई की प्रेसिडेंट, तो वो नकल के केस में पकड़ी गई थी, तो उसको हटा दिया था स्टेट प्रेसिडेंट से। तो फिर गहलोत साहब ने मेरे को बोला था कि आप अपना बायोडाटा दे दें। वो मेरे को कांग्रेस में लेना चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे एनएसयूआई का। तो मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करना है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को एनएसयूआई के प्रेसिडेंट से बहुत ऊपर मानता था। तो मैंने उनको कहा कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, आप पवन गोदारा को प्रदेश का अध्यक्ष बना दें, या और भी मेरे पास बहुत सारी टीम है, मैं कोई भी और दूसरा नाम आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो गहलोत साहब को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, तो बोले कि क्या करेंगे आप? मैंने कहा एमएलए बन जाएंगे।
तो एमएलए कैसे बनेंगे? जैसे प्रेसिडेंट बने मतलब यूनिवर्सिटी। आपके लिए एमएलए वर्ड बहुत इजी था उस समय। मैं आपको बताया ना कि देखो असंभव तो कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ अगर हम लोग ऑनेस्टली मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, एमएलए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसे बोल करके फिर मैं गया वहाँ पर, मैं ये सोच करके कि हमारी टीम में कोई भी एक होगा जिसको हम एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे, जिता देंगे। ये मैं ऐसे सोच के नहीं गया था कि मैं एमएलए बनूँ। फिर वहाँ घूमते घूमते फिर वहाँ कई हमारे पुलिस भी, फिर ये बात फैक्ट है कि जब यहाँ मैं था यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, तब प्रोबेशन के ऊपर एम एन दिनेश साहब थे, यहाँ पर एसपी आगे थे वो, और स्मिता श्रीवास्तव भी प्रोबेशन पे थी। लेकिन स्मिता श्रीवास्तव का तो एक्चुअली में बहुत कोऑपरेटिव थी वो स्टूडेंट के साथ में, हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था उनका कि वो सही चीज़ के लिए हमारे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन एम एन दिनेश साहब सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे किसी बात को, ये तो सभी स्टूडेंट को गलत मानते थे। तो उसको लेकर के इन्होंने लड़कों को पकड़ना ठोकना शुरू किया था। तो लड़के मेरे पास आए, तो फिर मैंने लड़कों को यूनाइट करके फिर प्रोटेस्ट करवाया। उस प्रोटेस्ट में एम एन दिनेश साहब, उनकी पुलिस की हार हुई, हमारी जीत हुई। तो हमारी सारी शर्तें मानी गई, किसी पे एचएस नहीं खुलने दिया हमने। तो हाँ, तो हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पावर, मैंने कहा ना उस वक्त ऊपर था और हमारी हमेशा बात रहती थी। तो यहाँ से फिर जब मैं गया झुंझुनू गुढ़ागोड़ जी, तो फिर वो एसपी बन के आ गए एम एन दिनेश साहब। उनके पास पावर आ गई। तो नहीं, पावर तो पहले से थी, पावर तो उनके पास थी। तो फिर वो एसपी बन के आए। तो वहाँ का एसएचओ था गोपाल सिंह ढाका। अच्छा। तो वो मेरे को, उन्होंने बोला आपके बहुत सारे केस हैं और आपको जमानतें करवानी पड़ेगी, एसपी साहब ने बोला है। तो मैंने पैदल यात्रा शुरू कर दी। अच्छा। तो मैंने यात्रा करी, तो फिर सामने पुलिस आई। तो पुलिस के स्टूडेंट्स, हमारी टीम के आपस में फाइट हुई, उसमें भी पुलिस को दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। और मेरे साथ में आपको बताऊं, इतनी बड़ी टीम थी, मजबूत टीम थी, सब समाज के लोग थे। मेरे पास कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, मेरे पास कोई बड़ा नेता नहीं था, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। फिर भी हमने हमारे कॉन्फिडेंस से और हमारे टीम के बलबूते के ऊपर मैं वहाँ एमएलए बना। एक बात बताइए सर कि जब अशोक गहलोत जी ने आपको मौका दिया या ऑफर दिया, वो आपको एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कांग्रेस के साथ जुड़ जाऊं और एक बहुत बड़ा चेहरा आप कांग्रेस में हो सकते थे? देखो, बेसिकली क्या होता है कि हमारे, विशेष करके हमारे लोगों के अंदर हम लोग देखते थे कांग्रेस सिर्फ नाम था, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। कांग्रेस नाम की खा रही है हमेशा से कि ये बोल करके कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, जबकि देश को आज़ाद तो सभी ने कराया था। बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, बहुत सारे थे। सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, और इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। कोई तो क्यों याद नहीं करता? हम लोग मानने के लिए ये तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस ने शुरू के अंदर अगर गलतियां नहीं करे होते तो हमारे देश के टुकड़े नहीं होते, और टुकड़े हुए तो ईमानदारी से ये वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मानसिकता के लोग वो पाकिस्तान में जाने चाहिए थे। हिंदुस्तान की मानसिकता के लोग हिंदुस्तान में रहने चाहिए थे, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने हमेशा से इनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी इनकी बहुत ही नेगेटिव रही देश को लेकर के और धर्म को लेकर के। तो इन्होंने, आप देख लो कि जो मोरल डाउन करने की कोशिश करी हमारे लोगों का, वो इनको कोई माफ़ नहीं कर सकते। कांग्रेस को कभी देश माफ़ नहीं कर सकता। तो हम इस बात को जानते थे, हमारे लोग इस बात को बोलते थे, लेकिन इन्होंने, चलो इनका चल गया एक बार। अब मुझे लगता है कि इनका टाइम गया। आपको लगता है कांग्रेस जो है धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा रही है? कांग्रेस लड़वा रही है कांग्रेस बीजेपी? धर्म के नाम पर लोगों को नहीं लड़वा रही है। कांग्रेस तो जो धर्म की राजनीति उन्होंने यहाँ पर जो हिंदुओं को तो बांटने का काम किया, हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। हिंदुओं के, आप देखो कि कभी भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर दिवाली नहीं मनती थी। राष्ट्रपति भवन के अंदर दिवाली तो जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद में मनने लगी। आज जितनी बात हो रही है, चाहे सनातन की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है, और जय श्री राम बोला, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पहले बोल ही नहीं सकते थे। आज हम लोग कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते थे ये बात हमारे लोग। तो कांग्रेस ने हमेशा इमोशन के साथ में लोगों को जो है तोड़ा, उनके इमोशन के साथ खेला। कांग्रेस के साथ में जो लोग रहे उनका भी कांग्रेस ने भला नहीं किया। आपको बताऊं
कि महिलाओं की स्थिति देख लो, आज कितने साल तक, 70 साल तक, कितने साल तक कांग्रेस ने राज किया, महिला बिल पास किया, मोदी जी ने किया। जितने भी आज देख लो कि गरीब हैं, पिछड़े हैं, आज भी पिछड़े हैं, गरीब हैं, आज भी गरीब हैं, दलित हैं, आज भी दलित हैं, इन सबको कांग्रेस ने वोट बैंक बनाया, इन सबको अशिक्षित रखा, इन सबको स्ट्रोंग नहीं बनाया। तो ये सब उनका वोट बैंक था। अशिक्षित जो लोग थे वो कांग्रेस का वोट बैंक था। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए वैसे वैसे कांग्रेस के शिकंजे से बाहर निकलते गए, दूरी बना ली। लेकिन फिर कांग्रेस के लोग क्यों कहते हैं कि मोदी जी जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है क्या? अभी जो है मुंबई में चुनाव हुए हैं, वापस से कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत हुई है, तो कांग्रेस जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, या जो है बीजेपी की तरक्की नहीं देखी जा रही है? देखो, जो भी जिसने भी हिंदुस्तान के ऊपर एक बार कोई भी शासन प्रणाली आई और चली गई, वो वापस कभी लौट के नहीं आई। मतलब कांग्रेस कभी नहीं आई? नहीं, कांग्रेस कभी नहीं आएगी। कांग्रेस चुनाव में सर 2000 ये लीक पीट रहे हैं, ये कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर धीरे धीरे अब तो विपक्ष के जो अंदर, आप चाहे आप किसी को भी ले लो, गांधी के नाम पर इन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखा, जबकि गांधी के विचारों के ऊपर कांग्रेस कभी भी नहीं चली। गांधी जी का कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया। ये तो सारे नकली गांधी हैं ये लोग, तो इनका गांधी जी से क्या लेना देना। तो वो तो खुद ही एक्सेप्ट करती हैं प्रियंका कि गांधी जी के परिवार से तो नहीं है। उनका एक भाषण में सुन रही थी। देखो, मैं आपको बताया प्रियंका गांधी के बारे में मैं क्या बोलूँ। आज जो है सब लोग जानते हैं इस बात को कि अब इन लोगों का बहुत चल गया सिक्का, अब इनका कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। अब बस ठीक है, इन लोगों ने आखिरी में ये बहुत सा, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके ऊपर भी कोई कानून आ जाएगा। इन्होंने इनकी योजनाएं, इस देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं इनके परिवार की योजनाएं साबित हुई। भ्रष्टाचार के अंदर पूरा परिवार लिपटा हुआ है, पूरा परिवार जमानत के ऊपर है, ये बाहर बैठे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि इनको अंदर डालना चाहिए। ये लोग क्या है कि अपराधी लोग हैं, लेकिन क्या सोच करके कि एक प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, गांधी जी के नाम पर और ये कांग्रेस के नाम पर, और ये सिर्फ और अपने आप को बचाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इनके पास कुछ नहीं बचा है। किन किन को जेल में डालना चाहिए? किन किन का नाम ले? देखो, करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में आज जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े मठाधीश थे, अधिकांश लोगों को ने तो राजनीति से दूरी बना ली। और इन्होंने, आप एक बात बताओ मुझे, इन्होंने चरण सिंह जी की राजनीति को ख़त्म किया, इन्होंने देवीलाल जी की राजनीति को ख़त्म किया, इन्होंने जो पिछड़े ओबीसी की बात करते हैं, 50 साल तक ओबीसी का गला घोट के रखा इन्होंने। 50 साल तक इन्होंने ओबीसी के राइट्स को, अधिकार को इन्होंने बंद करके रखा। किसने निकाला? कांग्रेस ने नहीं निकाला। कांग्रेस कभी भी इस देश की हितैषी नहीं है। कांग्रेस इस देश को अपनी जागीर समझती है, अपनी बपोती समझती है। कांग्रेस की को बपोती ये जो माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वड्रा जी, ये लोग समझते हैं। इनको कुछ भी प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, इनको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं जानते ये लोग। ये हमारे धर्म को नहीं समझते, ये हमारी संस्कृति को नहीं समझते, ये कुछ भी नहीं जानते। ये दुर्भाग्य से ऐसे लोग इस देश के अंदर विपक्ष में बैठे हैं। क्या विपक्ष का रोल करेंगे ये लोग? वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेकर आए थे, तथ्यों के साथ उन्होंने बड़ी सी कॉन्फ्रेंस की थी। तमाम पत्रकार लोग वहाँ मौजूद थे, सबके सामने सबूत पेश किए गए थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है दिमाग से काम नहीं करते? हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, आदर्श नगर के अंदर, एक एक मकान के अंदर 200 वोट निकल रहे हैं, वहाँ पर 10 वोट नहीं है। कैसे वोट बना रखे हैं इन लोगों ने? इनकी गलियों में कोई घुस नहीं सकता। ये यहाँ के सारे फर्जी वोट, बांग्लादेशियों को इन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है। उनकी चटनी तो करनी पड़ेगी। जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर, इस देश के अंदर 140 करोड़ तो राशन कार्ड वाले हैं,
बाकी जितने भरे पड़े हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर सही मायने में अगर इन लोगों की जांच पड़ताल हो जाए तो ये तो बिल्कुल कम वोट कटे, इनको तो बहुत सारे वोट कटने चाहिए। कांग्रेस तो फर्जी वोटों के ऊपर कांग्रेस की बुनियाद खड़ी है। 2 दिन पहले भी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें खुद टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा थे। तो उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पे जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हज़ारों फॉर्म्स आ रहे हैं जिन पे एक एक नाम लिखे हुए हैं, ना नंबर है ना कुछ हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जो है एसआईआर में फॉर्म्स सबमिशन के लिए दिए जा रहे हैं। एक घर से 50-50 लोगों के फॉर्म्स लग रहे हैं। इनको किसने बना रखा है? नेता, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, इनको सरेआम मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री ने इनको बेनकाब किया था, पूछा था कि कोई ऐसा कोई तुम लोगों का ट्रांसफ़र, सब ने खड़े होकर के कहा था कि ये पैसे लेके ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री थे, इनके घर के अंदर, इनके इंस्टीट्यूट के अंदर 100% सारे के सारे ऐसे क्या इंटेलिजेंट थे, सारे आरएस बने इनके। अभी तक इनको ये भारी क्यों बैठे हैं? इन महाशय को तो जेल की शोभा बढ़ानी चाहिए। किन को? डोटासरा जी को। ये लोग जेल जाना चाहिए। किस बात के, कैसे नेता हैं ये लोग? क्या बोल रहे हैं? किस तरह से ये लोग सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये सनातन के ऊपर ये बोल रहे हैं, भगवान के ऊपर इन्होंने शाही छिड़की। कैसे छोड़ दिया इनको? इनके ऊपर तो डंडे बरसाने चाहिए थे। क्या बोल रहे हैं ये लोग? कैसे बोल रहे हैं ये लोग? ला रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले जयपुर का भी एक वीडियो आया था जिसमें भी एक बीएलए थे, वो भी कह रहे हैं कि मैं तो मरूंगा भाई, मुझ पे तो दबाव बनाया जा रहा है एसआईआर के नाम पे। फिर एक वीडियो जो है अलवर का भी सामने आया था, एक पार्षद थे, उनसे तो मैं भी बात करी थी, उनका भी नाम जो एसआईआर लिस्ट में काट दिया गया था। तो क्या है फिर, इसको क्या समझे? देखो, मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जा कर के पता करो, बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से मरते हैं। निश्चित रूप से ऐसा कोई काम का जो प्रेशर पर्टिकुलरली ढूंढ करके ला रहे, इनको एक एक बोर्ड कट गया, एक एक बोर्ड जुड़ गया, इतने कब हो गए सेंसिटिव। ये मैं इनके राज के अंदर, मैंने कहा ना, किसानों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई है। इनके कांड भूल गए क्या? पानी मांगने वालों पर इन्होंने टोंक में गोलियां चलवाई थी। इनके राज के अंदर सारी धांधलियां हुई थी। अगर इनका राज अच्छा होता तो ये बाहर क्यों बैठते? तो अब ये अच्छे हो गए, 2 दिन में अच्छे हो गए, 2 साल के अंदर ये सोचते इनके गुनाह लोग भूल गए। इनका गुनाह लोग भूले नहीं, इनके तो और ज़्यादा गुनाह निकलेंगे। इसलिए इनकी हम बात करें, इनका कोई एक, ये तो महेश जोशी जी के बाद में इनकी तो पूरी श्रृंखला ही है। उनको घाट गेट तिहाड़ जेल में, और ये जो हमारी जेलों में इनकी जगह है, इनकी जगह बाहर नहीं है। कितने नेता अगर इस करप्शन में पाए जाते हैं कांग्रेस की, कितनी लंबी लिस्ट होगी जो घाट गेट जाएंगे? कांग्रेस तो मैंने कहा ना आपको, पिछली बार देखा नहीं इन लोगों ने, ओपन सारे के सारे लोग ओपन ही हो रहे थे। ये लोग तो ये खुद ही बोल रहे थे, इनके खुद मंत्री बोल रहे थे, विधानसभा में खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सबसे बड़ी बात, बहुत सारे हमारे लोग बोलते हैं कि करप्शन के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ कठोर कानून बने। फर्जीवाड़ा रुक जाएगा तो ये फर्जी वोट भी बनेंगे नहीं, फर्जी कार्ड भी नहीं बनेंगे। आपको बताऊं कि सारे जितने भी लोग फ्री का राशन ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे बांग्लादेशी है, बहुत सारे फर्जी लोग हैं, हमारे लोगों का हक ले रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इसके ऊपर कड़ाई से इनके साथ पेश आना चाहिए। ये इसलिए कि किसान बन जाते हैं, ये इनको अपनी जाति याद आ जाती है। इनकी काय की जाति, असल अपराधी तो ये पूरे देश के अपराधी हैं, प्रदेश के मुजरिम है ये लोग। एक आध के नाम बताओ ना, कौन? बताया ना, कांग्रेस के पूरी श्रृंखला ही है। कांग्रेस में जितने भी मंत्री थे, इन मंत्रियों को पता करें कि इन मंत्रियों के पास जयपुर के अंदर और इनके जो हेडक्वार्टर थे, जहां पर ये तहसील में जिले हेडक्वार्टर के ऊपर एमएलए बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले इनके पास 1 इंच जमीन नहीं थी। उसके बाद में इनके हजार जो गज के अंदर, और भी मैंने कम बताया है, इनके प्लाजा बन गए, इनके मार्केट बन गए, इनके नाम से, इनके औलादों की नाम से बन गए, और दिखते नहीं है। क्या फाइल देखेंगे? चलो मैं दिखाता हूँ। तो ये लोग एकदम से एमएलए बनने से कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं थे, मंत्री बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले ये इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। अब इनके बच्चे मर्सिडीज ले लेकर के घूम रहे हैं। तो इन लोगों को पकड़ना चाहिए ना। राजनीति के ऊपर भरोसा था, एक टाइम के ऊपर नेताओं का लोग भरोसा करते थे। अब नेता बन जाओ, आपके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। ये क्या बात है? कहाँ से आता है सर ये पैसा? मैंने क्या कहा आपको? पद का दुरुपयोग करते हैं। इनके नाम से नेताओं के रिश्तेदारों की लिस्ट निकालो। राजस्थान के अधिकांश पहाड़ इन्होंने तोड़े,
सारी लीज इनकी, सारे क्रेशर इनके। तो अरावली और बचाने के लिए भी आ रहे हैं नहीं कोई क्या, ये क्या अरावली, ये इन्होंने तो अरावली को खत्म कर दिया। और ये लोगों के रिश्तेदार, इन लोगों के खर्चे देखो, इन लोगों की विदेश की यात्राएं देखो, इनके रिश्तेदारों को देखो, इनके क्रेशरों से गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के घर टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। उन पे उनको रेड लाइट एरिया बना दिया, उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं। प्रशासन तो इनकी कठपुतली है, इनका एकाधिकार है, कौन रोकेगा कौन टोकेगा। इन सब का पर्दाफाश मैं बता रहा हूँ ना, इनकी जांच कराओ। रातों रात करोड़पति कहाँ से बन गए? इनके बच्चों, गरीब के बच्चे जो इनका साथ देने वाले लोग हैं। जांच किनकी करानी, जो अभी करंट नेता है या जो जा मैं चुके? कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्हीं की अभी गैरसैंण तो जो अभी 2 साल अभी से ये हैं। सरकार बनी है, ये संवेदनशील सरकार है। भजन लाल जी आम किसान के बेटे, आम आदमी हैं, सिंपल है। उन्होंने जब से आए हैं तब से रात दिन इस राजस्थान को ढर्रे पे लाने की कोशिश करी है। यहाँ पर बहुत सारे MOU हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, पानी लाने की कोशिश हो रही है और ईमानदारी से सरकार काम कर रही है। आज की तारीख में ईमानदारी से तो सर कांग्रेस के नेता भी काम करने पर लगे दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है। सड़कों पर आ गए, अरावली को लेकर, वोट चोरी को लेकर सड़कों पर आ गए। 2028 की तैयारियां शुरू हो गई है। अशोक गहलोत जी एक्टिव हो गए हैं। इन्हें कहा ना, इनके गहलोत साहब का बेटा RCA का अध्यक्ष बन गया। कैसे बन गया RCA का अध्यक्ष? रामेश्वर डूडी बेचा पड़े, वो कोमा में चले गए। उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उनको हरा दिया। उनको स्पेशली, वो हारते नहीं, वो तो CM के दावेदार थे, CM के दावेदार थे। उन सबके साथ में क्या हुआ? तो मैं आपसे, मेरा ये कहने का ये है कि जांच होनी चाहिए। और जांच सामने सामने दिख रहा है। कांग्रेस के राज में जो मंत्री बने थे, मैंने जानता हूं उन लोगों को। उन लोगों के पास चुनाव में वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, और चुनाव जीत के मंत्री बनने के बाद में वो तो राजा महाराजा बन गए। अब वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कभी वो कांग्रेस की बुराई करते हैं, कभी वो बीजेपी की बुराई करते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग समाज के ऊपर कलंक है। कोई भी हो, निष्पक्ष होकर के इसके ऊपर कदम उठाना पड़ेगा, उठाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे नेता मंत्री बन जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के भी घर भरते हैं, उनको भी मालामाल करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि पैसे के बल के ऊपर ये सबको दबा लेंगे। पैसे के बल के ऊपर ये अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, गरीबों के बच्चों के ऊपर खड़ा करके उनको भाषण की प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं देखता हूँ सामने जो हजारों की तादाद में बच्चे बैठे, उनके पाँव में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, और इनके पास ब्रांडेड कपड़े होते हैं। ये भाषण करते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस आजमाइश करते हैं उनके ऊपर। इनकी सोच है इस जनता पे ये राज करे और इनकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इनकी औलादे राज करे, ऐसी इनकी सोच है। मतलब आपको नहीं लगता रणवीर जी कि 2028 में कांग्रेस वापस आएगी? नहीं आएगी कांग्रेस। तो मैं आपको बताया ना, तो कांग्रेस को रखा जाएगा। कांग्रेस एक तरह से ये एक धरोहर है। ये इसने है ना, इस देश के साथ में अन्याय किया है। इस देश की जो संस्कृति के साथ में, इस देश की धर्म के साथ में, इस देश की इमोशन के साथ में इन्होंने खेला है। तो इस कांग्रेस को तो सजा, कांग्रेस के नाम पर ये कांग्रेस, गांधी जी ने कहा था खत्म कर देना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि देश आज़ाद हो गया था। देश की आज़ादी में सभी वर्ग के लोगों का योगदान था, लेकिन फिर इन्होंने इस नाम को भुनाया, इस नाम को कैश किया। आज भी इस नाम को कोशिश कर रहे हैं कैश करने की, अब इनसे कैश होगा नहीं। एक बात बताइए, आपने भी तैयारी की थी लोकसभा चुनाव की? जी, चुनाव लड़ा था शायद आपने। जी। तो फिर कभी दोबारा मन नहीं हुआ कि दोबारा जो है तैयारी करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए? कभी लगा नहीं ऐसा? देखो, मैं जनता के बीच में रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं, एक रेट रेस में चूहा दौड़ की तरह कि मैं पागल, मैं मंत्री बन जाऊँ, मेरे को मंत्री बना दो, या मैं MLA भी बना। तो मैं आपको बताऊँ ना, उस वक्त मैं MLA बना था, तो मैंने कहा कि अगर मेरे बहुत सारे लोग थे उस वक्त, मेरे को कहा था बीजेपी की आप टिकट ले लें, तो मैंने कहा मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा बिना शर्त। मैं MLA बना। आप जब MLA तो आप सुनते थे जनता की? मैं आपको बताऊं कि जनता की हमेशा, अभी भी सुनता हूं, पहले भी सुनता था। जनता की तो सुनते हैं। मैंने इसके अलावा, जन सेवा के अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं। मैंने यही किया, यही करूंगा। आगे क्या प्लान है? आगे मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी जहां भी हमारे को जिम्मेदारी देती है, अभी हम लोग जहां के जनप्रतिनिधि है, हम लोगों की हाजिरी वहीं लगानी पड़ती है। जिले में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हम लोगों को वहीं जाना होता है। गुड़ा का मैं MLA रहा हूँ, गुड़ा गोड़ जी का, मुझे वहीं से रिकमेंड किया जाता है। पार्टी जो भी आदेश देगी उसके ऊपर हम काम करेंगे, काम करते हैं। ऐसा है मन वापस से चुनाव लड़ेंगे MLA का 2028 की तैयारी? ऐसे भी कुछ प्लान्स बने हैं? कभी बैठते हो घर परिवार में, बातें होती हो? लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना,
कि क्यों नहीं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा चुनाव, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा। मन है आपका? मैंने क्या कहा, मेरा एक खुद का पर्सनल मैं सोचता हूँ ना, आपको अभी बताया कि मेरे लोग सारे लोग करीब करीब मेरे साथ में जो लोग थे वो आज सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है करीब करीब। तो अब जो पार्टी जो भी आदेश देगी, राजनीति करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं ही सब कुछ बन जाऊँ, मैं ही चुनाव लड़ूँ, मैं ही सब कुछ। मैं पार्टी में 2-3 साल से आया हूँ, बहुत सारे सीनियर नेता हैं, वो बहुत कार्यकर्ता हैं पार्टी के अंदर, और पार्टी में पद एक जिम्मेदारी है। यहाँ पर बहुत ईमानदारी है, यहाँ पर बहुत हम लोग रंगरूट बने हैं। अब वापस हम लोगों को राग दिन भगाया जा रहा है, हम दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। चुनाव ही लड़ने के लिए, राजनीति करने मतलब के लिए एक्टिव तो हो गए हैं वापस की तैयारी तो है, चुनाव लड़ना है। देखो मैं आपको बताऊँ ना, मैं हमेशा से एक्टिव रहता हूँ। पिछली बार मैंने बीकानेर में मेरे जो बहनोई हैं मोहन सिंह जी भाटी, उनके चुनाव में मैंने प्रचार किया और वो जीते थे। इस बार मैं नहीं जा पाया, इस बार उनके एजेंट ही नहीं बैठ पाए। तो मैंने कहा इस बार इसलिए नहीं गया कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं बीजेपी में आ गया तो मैं आपका प्रचार कैसे कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, एक दिन चले जाते। नहीं, बात वो नहीं है। अब वो मिनिस्टर रह लिए 5 साल, अब वो कमजोर नहीं थे। पिछली बार मेरी नज़र में बहुत कमजोर थे, अब तो वो इतने अब कमजोर नहीं है वो आपकी नजर में। अब वो 5 साल मिनिस्टर रह लिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मिनिस्टर रहने के बाद में अब तो वो पूरा दिमाग आ गया, अब तो दिमाग भी आ गया, सब उन्होंने काम भी किए थे। अब जो भी हुआ, अब फिर वो महेंद्र भाटी के सन है अंशुमान सिंह, महेंद्र भाटी में मेरे दोस्त थे। तो मैंने कहा 2 पार्टियों की लड़ाई में वैसे भी मैं नहीं पढ़ूंगा, पार्टी की विचारधारा के हिसाब से भी मेरा कांग्रेस का प्रचार, मैंने पहले जब मैं भाजपा के साथ नहीं था, मैं किसी दल में नहीं था, तब तो मैं फ्री होकर के प्रचार कर सकता था, अब नहीं करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछूंगी, क्या ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो राजस्थान सरकार को चला रही, ऐसा है जो, या सिर्फ सोच है ये लोगों की? देखो आपको मैं बताऊं, हमेशा सरकार को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सरकार में चाहिए होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थान की सरकार को केवल ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और राजस्थान की सरकार में हमारे बहुत सारे जो कर्मठ हैं, ईमानदार नेता हैं, उनके पूरे हमारी रीति है, नीति है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, उसके ऊपर सारे लोग काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी उसी के ऊपर अमल करवाती है, करती है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल पूछ लेते हैं। तो अब बिल्कुल आप शांत होंगे पहले की तरह, जैसे यूनिवर्सिटी में आप थे एग्रेसिव टाइप के, बर्नर टाइप के, तो अब वैसा कुछ है या फिर अब बिल्कुल शांत, सोबर और उस तरीके से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? मैं आपको बताऊं ना, मैं हमेशा से ही शांत था। हमेशा से ही शांत था, ऐसा कुछ शांत तो नहीं थे सर आप? नहीं, देखो मैं शांत तो नहीं थे, हमेशा से ऐसा था। मैंने कहा मेरे साथ की जो टीम जरूर बहुत अग्रेसिव रहा करती थी, आज भी रहती है, आज भी उनको मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। आज भी बोलता हूँ कि रणवीर गुढ़ा के नारे मत लगाओ, पार्टी के लेकिन वो लगाते हैं। वो उनको आदत पड़ी हुई, तो आदत धीरे धीरे उनकी बदल जाएगी। बदल दी मैंने सबकी आदत जी। मतलब आप बिल्कुल शांत व्यक्ति हैं, ये मैं कह दूं? हाँ, मैं शुरू से ही शांत। या फिर आज आप मेरे साथ बैठे हैं इसलिए? बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे जिसमें तो आप बड़े बेबाक होके बोलते हैं, लेकिन आज तो आप बड़े शांत लग रहे हैं। मैंने देखा कई लोगों को, मैं एक्चुअली में सोशल मीडिया मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं सोशल मीडिया के अंदर, मैंने जब इलेक्शन के अंदर, जब यहाँ से ये जो एमएलए के चुनाव के अंदर यहाँ रहा, तो मैं सोशल मीडिया से दूर रहा। हमने पूरा प्रचार प्रसार करते थे, बहुत सारे लोग मिलते थे। मैंने कहा बाद में बात करेंगे। और इसके अंदर जिस तरह से लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं, आपको बताऊं, सोशल मीडिया एक शानदार एक जो है एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को पहुंचाने का लोगों तक बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको जिस तरह से कुछ लोग है ना, चटपटी जो न्यूज़ बना करके और पेश करके और फटाफट, तो मैं इन सबको मैं नहीं मानता हूँ। उसके बाद में मैंने भामू के वहाँ पे झुंझुनू में प्रचार में गए, वहाँ पर बहुत सारा सोशल मीडिया था, तो भी मैंने कहा कि देखो हमारे प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो लोग बात करते हैं, पार्टी के नेता हैं, वो ऑथेंटिक है, वो बात करते हैं, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे इंटरव्यू हम दे सकते हैं, हमारे विचार आप पूछते हैं, बिल्कुल विचार तो साझा किए जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फिर भी व्यूज देखे, कई लोग सोचते हैं, कोई कुछ बोलता है। आपको पता है एक्चुअल में राजनीति करने की जो है ना, स्टेज के ऊपर मैं अब आया हूँ। इससे पहले तो जहाँ तक आदमी है ना 35-40-21 साल तक उम्र तक, तो वो बचकाना ही रहता है, उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं आती, इतनी समझ नहीं आती, उसको कोई भी चला सकता। अब मुझे कोई नहीं चला सकता है।
अब मुझे पता है जो लोग मेरे सामने रोते थे, बोलते थे हम बड़े हैं, हमें राजनीति करने दो, तो मुझे लगता था ये रो रहे हैं तो इनको करने दे। सीधा आप उनको समझते थे हाँ, मुझे लगता है इनको करने बेचारे दिया वाली जाए। फीलिंग उनको आती सबको मौका दिया मैंने खूब सारा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं मेरे लोग जो है मैं उनसे मिलता हूँ तो वो वहीं की वहीं बैठे हैं। बोले तो जहाँ छोड़ के गए था वही हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे ऊपर उनका कर्ज है, मैं उनका कर्ज उतारने के लिए मैं उनकी सेवा करूंगा, उसके लिए पार्टी के माध्यम से करूंगा, और पार्टी से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। पार्टी में आपको बताऊं, इस पार्टी के अंदर अगर कोई राजनीति करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो सेवा, देश सेवा करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी आज पूरी दुनिया में नहीं है। आपको तो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम ही नहीं चाहते, वो अपना काम करते हैं, दिखावा ही नहीं करते। वो लोग जो यहाँ फाउंडर है, चाहे इसके हमारे बहुत सारे संगठन है, उन सब का नाम लूंगा तो समय की कमी पड़ जाएगी। इतने संगठन है, इतने सारे लोग हैं, रात दिन काम करते हैं, महिलाएं काम करती है, बच्चे काम करते हैं, बुजुर्ग काम करते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया आपको बताओ इस दिन के लिए। उसका परिणाम है आज जो हमारे सामने दिख रहा है पूरे देश के अंदर। तो हम क्यों कैसे सोच लेंगे कि हम 3 दिन में आकर के पार्टी के नेता कैसे बनेंगे, हम पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है ये तो सर, 3 दिन में तो मैं भी नहीं कह सकती। कि सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें कर कर, और थोड़ी सी जो है बातें करेंगे फिर किसी और एपिसोड में, तब जो है थोड़ी सी गहन चर्चा करेंगे। खैर आज के लिए तो बस इतना ही। सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दिया, बहुत जान लिया। आज सर की कॉलेज लाइफ को जानना था थोड़ा सा, वो अच्छे से आज जाना है। तो सर आपको मैं अग्रिम बधाइयाँ दूंगी, अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो आपको ढेर सारी बधाई। और आपसे भी यही कहूंगी कि आपके भी अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो या कोई क्वेश्चंस हो आपके, या किसी नेता मंत्री से पूछना हो, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ज़रूर मैं आपकी बातें जो है सुनूंगी, और आपके जो जनप्रतिनिधि है उन तक भी पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। तब तक के लिए आप हमारा समाचार के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही जो अपना प्यार मेरे साथ, मेरी टीम के साथ और मेरे कार्यक्रम के साथ बनाए रखिएगा। नमस्कार।